स्वागतम, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेहरबान दोस्तों, हम रहें न रहें, सुनहरे दौर के नगमे उस दौर की फिल्में हमेशा रहेंगी। हम रहें न रहें, हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट जरूर रहेगा, और जब तक एंटरटेनमेंट रहेगा तब तक इस दौर को याद किया जाता रहेगा। अनगिनत संगीत के रत्न हैं, अनगिनत सितारे हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन आज मैं आपको उस शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनका जन्मदिन होता है 8 सितंबर को। एक ऐसी सिंगर, गायिका, हर तरह के जिसने गाने गाए हों, रोमांटिक सॉन्ग्स हों कि डांस नंबर्स हों, कैबरे नंबर्स हों, मुजरा हो, क्लासिकली बेस गाना हो, वेस्टर्न अंग का गाना हो, हर तरह के गीतों को न सिर्फ गाया बल्कि हर तरह के गीतों में उनकी आवाज का जादू ऐसा चला कि वो पैमाना बन गई वर्सेटैलिटी का। मैं बात कर रहा हूं इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल फीमेल सिंगर आशा भोसले की। 8 सितंबर उनका जन्मदिन है और हम बिग एफएम की तरफ से और सुहाना सफर की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए समर्पित करते हैं आज का हमारा ये शो उनके जीवन और जीवन की उपलब्धियों से जुड़ी घटनाओं के साथ। तो करते हैं आगाज आशा जी का जन्मदिन मनाते हुए। आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव में, गौर जिसका नाम था, वहां संगीत परिवार, कलाकारों के परिवार में हुआ था। पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, रंगमंच के कलाकार और क्लासिकल सिंगर। 9 साल की उम्र में ही पिता के दुखद निधन के बाद परिवार आया पुणे, वहां से कोल्हापुर और फिर मुंबई आकर बस गया। आशा जी के भाई बहनों में उनके अलावा 3 बहनें लता, उषा, मीना और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। परिवार जब पिता के निधन के बाद कोल्हापुर आकर बस गया, कोल्हापुर में बिताए 1942-43 के दिनों को याद कर वो बताती हैं कि कैसे वो इंग्लिश फिल्म देखने की बहुत शौकीन थीं। एक दिन उन्होंने फेमस ब्राजीलियन एक्ट्रेस, सिंगर और डांसर कार्मेन मिरांडा की एक फिल्म देखी और घर आकर एक कपड़ा उठाया और कपड़े को अपने आगे लगा के उसी की तरह डांस करने लगी और उसी की तरह गाना गाने लगी जैसे उन्होंने फिल्म के अंदर कार्मेन मिरांडा को करते हुए देखा था। मां ने चुप कराने की कोशिश की, डांटा भी, ये सब क्या है, क्योंकि मंगेशकर परिवार शास्त्रीय संगीत के गायकों का परिवार था। मां ने कहा, माई मंगेशकर ने, तू ये क्या कर रही है, ये अंग्रेजों के गाने गा रही है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। तो वेस्टर्न संगीत का शौक आशा जी को बचपन से हो गया था, मगर इन्हें गाना गाने का मौका काफी बाद में मिला। आशा जी ने पहला फिल्मी गाना 1943 में एक मराठी फिल्म के लिए गाया जिसका नाम था माझा बाळ। गाने के बोल थे, चला चला नवबाड़ा। संगीत दिया था दत्ताजी दावजेकर ने। पहला हिंदी फिल्म का गाना जिसमें वो सिंगर्स के साथ गा रही थीं, मतलब कोरस के अंदर गा रही थीं, और भी सिंगर्स थे, वो गाना था 1948 में आई फिल्म चुनरिया से। गीत के बोल थे, सावन आया रे सखी जागे मोरे भाग। फिल्म का संगीत दिया था हंसराज बहल ने, लेकिन सोलो गाना अभी तक मिला नहीं था। उन दिनों बड़ी फिल्मों में गीता रॉय, जो शादी के बाद गीता दत्त जिन्हें बुलाया जाने लगा, वो बहुत बड़ी गायिका थीं। शमशाद बेगम का बहुत नाम था और लता जी को अभी अभी गाने मिलने शुरू हुए थे। ऐसे ही दौर में एक फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था रात की रानी। 1949 की फिल्म है। संगीत था हंसराज बहल जी का
और इन्हीं के संगीत निर्देशन में आशा ताई को, आशा भोसले जी को उनके जीवन का पहला सोलो सॉन्ग गाने का मौका मिला। शुरुआत हुई एज ए सोलो सिंगर आशा जी के प्रोफेशनल करियर की, लेकिन इसके बाद जो गीत मिलने लगे वो थे जो दूसरी बड़ी गायिकाएं रिफ्यूज कर दिया करती थीं, और गीत ऐसे मिले कि ज्यादातर बी ग्रेड फिल्मों की वैम्प पर जो पिक्चराइज गीत हुआ करते थे, धीरे धीरे कैबरे सॉन्ग्स, और इस तरह के गीतों को गाने की वजह से आशा जी की ऐसी छवि बन गई कि कोई सिंगर, आप ताज्जुब करेंगे, इतनी ग्रेट आर्टिस्ट के साथ डुएट गाने को तैयार नहीं होता था। उनके साथ पहला डुएट गीत गाया किशोर कुमार ने 1950 की फिल्म मुकद्दर में। गाने के बोल थे, आती है याद हमको जनवरी फरवरी, पहली पहली मुलाकात हुई मेरी तुम्हारी। ये फर्स्ट डुएट सॉन्ग था, और यहां से ही आशा जी के सिंगिंग करियर ने थोड़ी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। सोलो गीतों के साथ साथ डुएट सॉन्ग भी मिलने लगे, लेकिन अभी तो इस सफर में न जाने किन किन मुकामों से गुजरना था, किन किन ऊंचाइयों को छूना था, क्या क्या देखना था। 16 साल की उम्र, ये वो दौर था जब आशा जी को गाने तो मिल रहे थे, मगर वो ज्यादातर लो बजट या फिर सेकंड ग्रेड फिल्मों के गीत ही माने जाते थे, वही गीत मिल रहे थे। जीवन में स्ट्रगल चल रहा था, और इसी दौरान जीवन में कठिनाइयां थीं, स्ट्रगल था, संघर्ष, मुसीबतें। सडनली आशा जी को प्यार हो गया। प्यार भी किसके साथ हुआ? बड़ी दीदी यानी कि लता मंगेशकर के सेक्रेटरी से। नाम था गणपतराव भोसले। शादी करने की इच्छा जाहिर की, बहन को बताया, मां को बताया, परिवार वालों को बताया। परिवार के ना करने के बावजूद, असहमत होने के बावजूद, अपने से बहुत साल उम्र में कई साल बड़े गणपतराव भोसले से आशा जी ने विवाह कर लिया, और भाई बहन मां को छोड़ के चली गई ससुराल। शादी के समय उनके पति की कमाई सिर्फ 100 रुपए थी। पतिदेव आशा के गाने के खिलाफ तो नहीं थे, पर थोड़े से पुराने विचारों के आदमी थे, और आशा के सास ससुर भी पुराने कंजर्वेटिव ख्यालों के आदमी थे। इसलिए कहीं ना कहीं उनके गाने को लेकर ससुराल में भी विरोध होना शुरू हो गया था। ऊपर से आर्थिक परेशानी, परिवार का विरोध, इन सब हालातों की वजह से आशा जी के जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही एंड पे संघर्ष शुरू हो गया। परिवार के विरोध के बावजूद आशा जी ने अपने गाने के सपने को, शौक को मरने नहीं दिया। वो ट्रेन से सफर करती थी और गाने के लिए दूर दूर तक निकल जाती थी, जहां भी स्टूडियो हुआ करते थे, और जो भी ऑफर मिलता, किसी भी ग्रेड की फिल्म में ऑफर मिलता, घर तो चलाना था। 1953 में निर्देशक बिमल रॉय ने आशा जी को फिल्म परिणीता में संगीतकार अरुण कुमार के साथ गाने का मौका दिया। इसके बाद राज कपूर ने 1954 में फिल्म बूट पॉलिश में मोहम्मद रफी के साथ गाने के लिए साइन किया। गाने के बोल थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और गाना हो गया पॉपुलर। उसके बाद धूमकेतु की तरह एक व्यक्ति, महान व्यक्ति आशा जी के जीवन में आया, और इस महान व्यक्ति ने उनकी प्रतिभा को सही रूप में समझा। उस व्यक्ति का नाम था ओपी नैयर। नैयर साहब ने आशा जी के अंदर मौजूद ग्रेटनेस को समझा, और 1956 की फिल्म सीआईडी में गाने का मौका दिया। उसी समय एक और अवसर मिला, बीआर चोपड़ा की फिल्म नया दौर में। यह फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। म्यूजिक ओपी नैयर। आशा जी अपना जो पहला ब्रेक है उसका क्रेडिट देती हैं बीआर चोपड़ा को, जिन्होंने सारी बड़ी बड़ी स्टार गायिकाओं को नजरअंदाज कर
फिल्म नया दौर में उन्हें खूबसूरत गीत गाने का मौका दिया। ओपी नैयर जी के सवाल पे वो कहती हैं उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो मेरी बहन लता जी से गवाते या फिर मुझसे। लता जी की उनके साथ जमती नहीं थी और उनकी मुश्किल धुनें, चाहे वो पिया पिया ना लागे मोरा जिया हो या फिर जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नज़र लौट के फिर आएगी, इनमें जो हरकत थी वो किसी और के बस की बात नहीं थी और उनके पास कोई विकल्प नहीं था मेरे अलावा। आशा जी ने अपनी गायकी, अपने अंदाज और वर्सिटैलिटी की वजह से खुद को उन सबसे अलग खड़ा कर दिया, अपने आप को उन सबसे अलग जुदा मुकाम बनाया। यही वजह थी कि इतने बड़े बड़े नामों के बीच आशा सबके दिलों की चहेती बनी रही। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रेट आशा जी का बर्थडे। 8 सितंबर उनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे दीदी, अगर आप सुन रही हो तो। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर से उन्हें मिली रियल सक्सेस। वो मानती हैं कि उनकी सक्सेस का क्रेडिट, ये जो टर्निंग पॉइंट है, जो एक बिग लीप है, ब्रेक है, वो बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर से उन्हें हासिल हुआ। इस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ गाए उनके डुएट मांग के साथ तुम्हारा साथ ही हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फे तेरी ने आशा जी को पहचान दी, ऐसी पहचान दी जिसको अभी तक लोग भूले नहीं हैं। मगर इस वक्त तक पर्सनल लाइफ में ससुराल के लोगों का व्यवहार इतना कड़वा हो गया कि अब आशा जी के लिए पति और पति के परिवार से रिश्ता बना के रखना असंभव सा लगने लगा। 10 सालों से ज्यादा साथ रहने के बाद पति ने और पति के घर वालों ने उन्हें कहा निकल जाओ इस घर से। आप इमेजिन कर सकते हैं, 2 बच्चे और तीसरा जो उनके पेट में था। बहुत भारी मन से आशा जी ससुराल से कूच कर गईं और वापस लौट आईं अपनी मां और बहन भाइयों के बीच में। बड़ा बेटा हेमंत, दूसरी वर्षा। लेकिन इस वाकये ने, इस घटना ने, मुसीबत की इस घड़ी ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्हें, उनके अंदर एक अजीब सी कहीं से शक्ति भर गई। निजी जीवन में आए इतने बड़े हादसे का असर आशा जी ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं पड़ने दिया और पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश और अपने संगीत के करियर में लगा दिया। आशा जी हैज ऑलवेज बीन अ फैंटास्टिक मदर, फैंटास्टिक मदर। प्रोफेशनल करियर के ऊपर आता हूं तो बी आर साहब के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी थी नया दौर से ही। उसके बाद तो बी आर चोपड़ा के साथ उन्होंने 1963 की फिल्म गुमराह, 1965 में वक्त आगे भी जाने न तू, हमराज 1966 में, आदमी और इंसान 1973 में। यह आदमी और इंसान उनके छोटे भाई ने डायरेक्ट की थी, यश चोपड़ा ने। काफी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी थे, जिन्होंने आशा जी को अलग अलग तरह के गाने दिए। नैयर साहब के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध भी हो गए। अब वो ज्यादातर गाने केवल आशा जी से गवाते थे। इसी वजह से एक बार गीता दत्त ने झगड़ा भी कर लिया नैयर साहब से और उन दोनों के संबंधों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ओपी नैयर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है आशा जी के प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल करियर का। आशा जी की सबसे पहली मुलाकात नैयर साहब से हुई थी 1952 के दौरान। फिल्म का नाम था छम छमा छम। इस जोड़ी को इनके सेंसस नंबर्स के लिए भी जाना जाता है। याद कीजिए 1965 की फिल्म मेरे सनम, यह है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। नैयर साहब के लिए रिकॉर्ड किया आशा जी का आखिरी गीत रहा। फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। इसके लिए आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला, लेकिन इसके बाद कुछ कारणों से ओपी नैयर और
आशा भोसले के रास्ते अलग हो गए। हालांकि इसका कोई ठीक ठीक कारण कभी पता नहीं चला, लेकिन 2010 में अखबार में छपे उनके इंटरव्यू में आशा जी की बेटी वर्षा पे हाथ उठाना इसका मुख्य कारण बताया गया है। आशा जी से नैयर साहब के बारे में पूछने पर उनका यही कहना है कि मुझे जो भी काम मिला वो मेरी मेहनत और प्रतिभा की वजह से मिला, किसी के फेवर की वजह से नहीं। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज तो उनका बर्थडे मना रहे हैं, वजह जो भी रही हो, लेकिन फिर कभी इस जोड़ी ने साथ काम नहीं किया। लेकिन जब इस जोड़ी ने साथ काम किया तो जो परिणाम निकल के आया वो हेवनली म्यूजिक है। पहली बार बताती हैं कि पंचम से मिली फिल्म अरमान के समय, जिसका म्यूजिक कर रहे थे पंचम के लेजेंडरी फादर सचिन देव बर्मन। गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। आशा जी बताती हैं गाने के बोल थे, मैं पंख लगा के उड़ जाऊं। तो ग्रेट सचिन देव बर्मन ने मिलवाया अपने बेटे से। उस समय पंचम आर डी बर्मन स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की और पढ़ाई बीच में ही छोड़कर राहुल देव बर्मन अपने फादर को असिस्ट करने लगे। आशा जी को जब मालूम पड़ा कि पंचम ने पढ़ाई छोड़ दी है और बाबा को असिस्ट करने लगा है, तो पंचम को बोला भी, नसीहत भी दी, डांटा क्या, उन्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। उस समय तो राहुल देव बर्मन कुछ नहीं बोले, पर कई सालों के बाद उन्होंने आशा जी को बताया कि जब तुमने मुझे कहा था, ये नसीहत दी थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनको लगता था अगर वो पढ़ाई करते तो कभी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन पाते। तो इस मुलाकात के बाद धीरे धीरे ट्यूनिंग जम गई। आप अगर राहुल देव बर्मन का म्यूजिक देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न चलन है वो सारा। और मैं पहले बता चुका हूँ कि आशा जी को भी वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड थी वो। इस वजह से एक कॉमन ग्राउंडिंग की वजह से दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। दोस्ती सिर्फ काम तक सीमित थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे घूमना, समय बिताना शुरू कर दिया। आशा जी को खाना बनाने का भी बहुत शौक है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और राहुल देव बर्मन को अच्छा खाना खाने का शौक है। राहुल देव बर्मन बहुत छोटे थे उम्र में उनसे, और राहुल देव बर्मन की पत्नी की डेथ भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आशा भोसले ने उनकी लाइफ में वो जो वॉइड था, जो खालीपन था, उसको भरना भी शुरू कर दिया। आशा जी नहीं चाहती थी कि लोग उनके रिश्तों के बारे में गलत एंगल से सोचें, इसलिए एक पॉइंट पर दोनों ने र्यूमर्स को फुल स्टॉप देने के लिए शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने कुछ क्लोज दोस्त और रिश्तेदारों को बुलवाया। भाभी बहन लता जी, सेक्रेटरी बाबू भाई की मौजूदगी में 1980 में सिविल मैरिज कर ली। जबकि परिवार वालों की सहमति थी इस शादी को, लेकिन फिर भी आशा जी अपने बच्चों के साथ ही रहीं और शिफ्ट उन्होंने राहुल देव बर्मन के साथ नहीं किया, और ना ही राहुल देव बर्मन के साथ शादी करके उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया। राहुल देव बर्मन ने कहा कि ये जो नाम है तुम्हारा आशा भोसले, पूरी दुनिया तुम्हें इसी नाम से जानती है और ये नाम तुम्हारे लिए लकी भी रहा है, इसलिए तुम यू कैरी दिस नेम आशा भोसले। और राहुल देव बर्मन ने ये भी कहा कि गीता रॉय ने जब गुरुदत्त से शादी की और गीता दत्त बन गई तो उनका सिंगिंग करियर खत्म सा हो गया था। ऐसा मैंने सुना है एक इंटरव्यू में कि ये रिजर्वेशन थे राहुल देव बर्मन के, जो दो आई डोंट अग्री विद। सचिन देव बर्मन के साथ तो बहुत कमाल के गाने गाए। आशा जी का गला बहुत रियाजी गला है, तो जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें जो भी कंपोजिशन दी उसके साथ पूरी तरह से न्याय किया है आशा जी ने। और जो भी एक बेसिक कंपोजिशन मिलती थी उसको अपने टैलेंट की वजह से, अपनी प्रतिभा की वजह से, अपनी गायकी की वजह से उसमें चार चांद लगा देती थी, इम्प्रोवाइज कर देती थी। और किशोर कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत जमती थी। गाना जब रिकॉर्ड कर रही थी, दोनों ही, किशोर कुमार की अपनी एक रेंज थी और आशा भोसले की रेंज के सामने तो फिर किसी की रेंज आती ही नहीं है। तो
तीसरी मंजिल के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, मतलब म्यूजिक सेटिंग हो रही थी। आर.डी. बर्मन ने एक गाना कंपोज किया, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 8 बार है, पूरा गिनते रहना। तो पता नहीं ऐसा क्यों लगा, ये आशा जी ने अपने इंटरव्यू में ही कुछ बोला कि उनको लगा कि वो ये गाना गा नहीं पाएंगी, तो उन्होंने कहा यार इसको थोड़ा आसान बना दो पंचम। तो राहुल देव बर्मन ने कहा तुम गा लोगी यार। सबने उनको हौसला बढ़ाया, उनका मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों, आशा जी ने तो इतने मुश्किल गाने गाए हैं दीदी आपने। खैर कभी कभी जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, फ्रेम ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि आपको एक छोटी सी आसान सी चीज़ बहुत मुश्किल लगने लगती है, और वो कहती है कि मैंने अपने चैलेंज ले लिया और 10 दिन तक इस गाने का रियाज किया। और जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो राहुल देव बर्मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उन्होंने जोश और खुशी में आकर आशा जी को 100 रुपये इनाम दिए थे। आशा जी ने इस गाने के बाद राहुल देव बर्मन से कहा, तुम सारे अच्छे गाने तो दीदी को दे देते हो, लता मंगेशकर को, और मुझे वो गाने देते हो जो बड़े आड़े टेढ़े होते हैं और कोई और नहीं गा पाता है। इस पर पंचम दा ने आशा जी को बोला कि लता दीदी ब्रेडमैन की तरह है, डॉन ब्रेडमैन की तरह है, और तुम हो सोबर्स की तरह ऑलराउंडर जो सब कुछ कर सकता है। अगर तुम इस तरह के गाने नहीं गाओगी तो मैं ऐसे गाने कंपोज करना ही बंद कर दूंगा। आशा जी सच में ऑलराउंडर हैं, हर तरह के गीत गाए हैं। भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी गाने गाए हैं उन्होंने। पहली बार जब लंदन में अंग्रेजी में गाना गाने के लिए उनके बेटे ने उन्हें बताया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वो इंग्लिश में कैसे गाएंगी। तब उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए लिसन एंड लर्न नाम की बुक और कैसेट खरीद लिए और 2 महीने तक सीखा। और जब अपने बेटे और बहू के साथ लंदन पहुंची तो ये दोनों कुछ इंग्लिश लोगों के साथ उन्हें अकेला छोड़ गए, और उनकी सोहबत में धीरे धीरे कहती हैं कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, और उसके बाद इंग्लिश में भी गाने गाने लगे। वो इंग्लिश वाले की बात पे ध्यान आ रहा है कि एक भाई साहब थे तो उन्होंने कहा यार कि मैं गया था, मैंने देखा यार, मैं तो लंदन गया इंग्लैंड के अंदर, पाजी इंग्लैंड में तो सारे बड़े एजुकेटेड बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है आशा जी। आशा जी को पहला नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था 1981 की फिल्म उमराव जान के लिए। दूसरा नेशनल अवार्ड 1987 की फिल्म इजाज़त के लिए। 60 साल से ज़्यादा के प्रोफेशनल करियर में, फिल्म करियर में अब तक 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 बार नेशनल अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और सैकड़ों नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मैंने 93 की एक फिल्म जिसमें मैंने छोटा सा रोल किया है, श्रीमान आशिक उस फिल्म का नाम है जी। तो दीपक आनंद ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था और उसका म्यूज़िक था नदीम श्रवण का। तो एक दिन दीपक आनंद के साथ साथ मेरे छोटा भाई मित्र रूमी जाफरी का फ़ोन आया कि अनु भाई एक गाना गवाना है, आप आ जाइए। तो मैं सनी सुपर साउंड पहुंच गया। वहाँ पर नदीम और श्रवण थे। उन्होंने कहा अनु भाई ये ट्यून है। और मैंने कहा ठीक है। अब मसला ये उठा कि फीमेल सिंगर, ये गाना पिक्चर आप देखेंगे तो मेरी आवाज़ पिक्चराइज है अनुपम खेर के ऊपर और जो फीमेल सिंगर है वो बिंदु जी के ऊपर है। मसला ये उठा कि फीमेल सिंगर कौन गाई जाए। तो नदीम श्रवण ने 2-3 सिंगर्स को बुला के ट्राई भी किया, लेकिन बात जमी नहीं और फाइनली
ये उन्होंने, प्रोडक्शन ने या दीपक आनंद ने डिसाइड किया, म्यूज़िक डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, कि आशा ताई को ही गवाना चाहिए। 2-3 दिन बाद फ़ोन आया कि आ जाओ भाई, आशा भोसले जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये मेरा जो गाना क्यू के लिए रिकॉर्ड किया था, कौन है वो सिंगर, किसने ये गाना गाया है। तो मैं पहुंच गया वहाँ पर। ये अंताक्षरी के दिनों से पहले की बात है। मैं वहाँ पहुँच गया, मैं मिला, उनको अच्छा गाना लगा, मैंने आदर के साथ नमन किया उन्हें, और आशा जी ने वो डुएट गाया। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही प्रोफेशनल डुएट गाया, लेकिन वो मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो लेजेंडरी आशा भोसले के साथ गाना गाने का मौका मिला। मुझे बड़े बेशर्म लड़के हैं ये आज के, औरत वर्सेस मर्द। जी 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 जी, इनको जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके, उन्हें ये नाज है हमें खाक में मिलाएंगे, कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके, और उस पे वादा के तलवार हम उठाए, इस तरह का गीत था। वो रिकॉर्ड हुआ। उसके 1-2 या 3 महीने के बाद गौतम राज्याध्यक्ष जी का फ़ोन आया। गौतम राज्याध्यक्ष जो है हमारे देश के बहुत बड़े कमाल के फोटोग्राफर थे। शोभा डे जी, शोभा दीदी के भाई, शोभा दीदी, वंडरफुल, जोरदार तालियां शोभा दी के लिए। बहुत बिंदास होकर लिखती हैं, बहुत निर्भय होकर लिखती हैं। दीदी अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपके सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ, बड़े साल हो गए आपसे मिले हुए। तो गौतम भाई का फ़ोन आया कि ताई मिलना चाहती हैं आपसे। तो मैं आशा जी से मिलने गया। आशा जी ने कहा बड़ी तारीफ़ सुनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ओरिजिनल फोक म्यूज़िक गवाओ मुझसे, हम एल्बम निकालेंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आशा जी को रिहर्सल करवाने जाना था और आशा जी फ्लोर पे बैठती थी। तो मैं कहता दीदी आप यहाँ बेड पे बैठिए ना। तो कहले नहीं मैं बेड पे नहीं बैठूंगी, तुम वहाँ बैठो। मैंने कहा ये ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? कहले नहीं तुम सिखा रहे हो ना। क्या बात है। मेरी दोस्त ने आशा जी को रिहर्सल करवाना शुरू किया। 15-20 मिनट के बाद दीदी बाहर आई। वो एक पैसेज था और दीदी ने मुझसे मराठी में कहा कि जैसा तुम रिहर्सल करवाते हो मैं वैसे करूँगी, ये बाई जैसे करवा रही वैसे नहीं करूँगी। वो कंपोजिशन अभी भी मुझे याद है। आशा जी का जब मैं रिहर्सल करवाता था तो वो रिकॉर्ड कर लेते थे। वो कैसेट आज भी मेरे लॉकर में पड़ा हुआ है। वो मेरे धरोहर है मेरे लिए। तो आप शतायु हों, जीवेत शरदा शतम जैसे कहते हैं, और स्वस्थ रहें आप। आपने ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। जब तक संगीत रहेगा तब तक आशा रहेगी। एक दिन बैठा समंदर तीर पर, सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक दिन बैठा समंदर तीर पर, सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक कागज की दिखी कश्ती तभी थी छुपी जिसमें पहाड़ों सी व्यथा। देख इतना भार ये अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। देख इतना भार ये अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। वो हंसी बोली चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में। ये चाह है, ये जीवन का थ्रस्ट है, ये जीवन की जो ड्राइव है। और आशा जैसी लोगों से, आशा भोसले जैसी हस्तियों से हमें प्रेरणा लेनी है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Didi, a happy birthday. We all wish you a very, very happy birthday. God bless you, Didi, and we love you.